आगे देख लेते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, तो वहाँ 7,000 साल पहले कपास की खेती हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता 4700 वर्ष पुराना, मतलब इससे भी पहले वहाँ खेती हुई थी। तो 7,000 साल पहले मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ कपास की खेती हुई थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं और टुकड़ों के अवशेष चांदी के फूलदान में, एक चांदी का फूलदान था, उस फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। मोहनजोदड़ो का जो कपड़ा था वो एक फूलदान था, फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तु जो थे, तांबे के वस्तु से भी चिपका हुआ मिला है। पकी ईंट, पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां, मिट्टी की तकलियां, पकी मिट्टी की तथा फेयंस से बनी तकलियां। तकलियों से क्या होता है, उससे सूत काता जाता है। अब कपास की खेती कर रहे हैं तो सूत काटेंगे तभी तो धागा बनाएंगे, जब धागा बनाएंगे तब कपड़ा बनाएंगे। तो तकलियां भी मिली है, फेंस से बनी, पकी मिट्टी और फेंस से बनी तकलियों का भी संकेत मिला है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। जो विशेषज्ञ क्या होते हैं, जो खासकर उसी के बारे में अध्ययन करते हुए विशेषज्ञ होते हैं, खास चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी एक खास चीजों का अध्ययन करते हैं, वही विशेषज्ञ होते हैं। तो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ किए होंगे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण रहता है। जैसे पत्थर को तराशना हुआ तो सबके बस की बात थोड़ी ना है पत्थर तराशना, तो विशेषज्ञ ही पत्थर तराशेंगे। मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना, यानी उसमें डिजाइनिंग करना, सबके बस की बात थोड़ी ना है, हम आप थोड़ी ना कर पाएंगे, उसको विशेषज्ञ ही करेंगे। आदि सब पृष्ठ 28 पर चित्र देखने को मिलेगा, अभी नहीं। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ऊपर जो मोहनजोदड़ो से मूर्ति बनाई गई है, कितने आकर्षक ढंग से बनाई गई, उसमें देखिए दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ऐसे सब थोड़ी ना बना पाएंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, नहीं हो सकता। हमें यह भी पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं भी थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों रहे होंगे, उस समय महिलाएं और पुरुष दोनों रहे होंगे जो इस काम को करते थे। फेयंस क्या है, देखिए फेयंस, ये है फेयंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख जाहिर सी बात है नदियों में पाए जाते हैं, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। लेकिन फेयंस, जो फेयंस है, ये फेयंस एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला लिया जाता था, उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी मिट्टी का परत चढ़ाया जाता था। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के से मनके बनाया जाता था, चूड़ियाँ बनाया जाता था, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बाले बोले तो कान में पहनने के लिए बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, देखिए जब अगर हमको कुछ बनाना होता है तो सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति उनकी कहाँ से हुई होगी, कच्चे माल की खोज कहाँ से किए होंगे। तो कच्चे माल की खोज में उन्होंने कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। दो जगह से मिल सकते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से मिलेंगे या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करेंगे। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। लकड़ी किसान तो पैदा करते नहीं है, जंगल प्राकृतिक देन है, और धातु में जो
धातुओं का अयस्क जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर कई तरह से चीज़ें इससे बनाई जाती हैं जो जिनका कच्चा माल प्राकृतिक से प्राप्त होता है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। अब कपास कच्चा माल है, उससे कपड़ा बनाया जाएगा। कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल कपास है। या फिर जैसे हम आधुनिक किस समय देख लेते हैं, चिप्स बहुत तेज खाते हैं लोग, तो चिप्स बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा? आलू होगा, जो किसानों के द्वारा उगाई जाएगी। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़े को तैयार किए गए, उसमें डिजाइनिंग की गई। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिल जाती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। आयात माने दूर दूर से लाते थे। आयात माने लाना और निर्यात माने बेचना। आयात माने खरीद कर लाना, निर्यात माने बेचना। देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। आज का राजस्थान जो है, तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान आपका पड़ जाएगा, अरब देश है, आज का पश्चिम एशियाई देश है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, दुबई, बहरीन, वहीं पर है सारा कुछ। तो ये एशियाई देश हैं। तो यहाँ से तांबे का आयात करते थे ये लोग। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात करते थे। टीन और कांसा दोनों मिलाकर, टीन और तांबा दोनों मिलाकर कांसा बनाते थे। आधुनिक ईरान, जो अब प्रेजेंट टाइम में ईरान है और अफगानिस्तान है, इन जगहों से इन वस्तुओं का आयात किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। जो हमारा कर्नाटक है, सोने का आयात वहां से किया जाता, और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात, बहुमूल्य पत्थर जो होते थे उनका आयात कहाँ से करते थे लोग? तो गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। जाहिर सी बात है, जब आयात निर्यात कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी मुहर, ये देखिए, ये आपका खिलौना है, इससे बच्चे खेलते थे। ये आपकी मुहर है, इससे व्यापार किया जाता था। देख लीजिए मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते रहे होंगे? उस समय तो इतना हवाई जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक, ये सब वाहन नहीं था। तो उस समय वो लोग कैसे यातायात करते होंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है या नहीं दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। देखिए, इसमें पहिया लगाया गया है, खिलौने में पहिया लगाया गया है, मतलब कि वो लोग इस तरह के, कहा जाए तो, वाहनों का प्रयोग करते रहे होंगे, पहिए वाली गाड़ियों का प्रयोग करते रहे होंगे, तभी तो एक खिलौना बना दिए हैं। और ये तो मुहर है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब देखिए वो लोग खाना क्या खाते थे खाने में, उनका भोजन क्या था। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, तो वहाँ दो तरह का बताया गया है। एक
पश्चिम वाले मतलब पश्चिमी नगर जो था ऊपर था और पूर्वी था तो वो नीचे था। तो नगरों में रहने वाले लोगों के अलावा गांव में भी लोग रहते थे। ये इनको नगर कहा जाता था, इनको गांव कहा जाता था। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। पश्चिम पूर्वी वाले जानवर उगाते सॉरी अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तावेजों को खाने के सामान देते थे। आज भी तो किसानों के घर से ही जाता है। बड़े बड़े लोगों के यहाँ अगर अनाज पहुंच पा रहा है तो ये किसकी देन है? किसानों की ही देन है। तो उस समय भी जो किसान वर्ग के लोग थे, निचले शहरों में रहते थे, निचले नगरों में रहते थे, वही खेती करते थे, वही पशु पालते थे। तो उन्हीं के यहाँ जो अनाज उगता था उसी अनाज को शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान दिया करते थे ना। तो ये पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ क्या क्या उगाते थे। हड़प्पा के लोग देखिए गेहूँ उगाते थे, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। आज भी ये सब चीजें उगाई जाती हैं। गेहूँ भी उगाते हैं लोग, जौ भी उगाते हैं, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, सभी की सभी चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। 4700 वर्ष पहले भी ये चीजें बोई जाती थी। मतलब उन लोगों का खान पान इसी पर निर्भर था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार में खिलौना मिलता है। अगर खिलौना मिलता है तो वहाँ हल का प्रयोग जरूर किए रहे होंगे, क्योंकि अगर हल से खिलौना बना रहे हैं तो उसका आकार बिना देखे तो कोई इसे बना नहीं लेगा और उसका उपयोग करते रहे होंगे, तभी कहीं ना कहीं वो खिलौने के रूप में, उसका हल के रूप में खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। हल के आकार के खिलौना मिला, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। आज भी सिंचाई के लिए जब पानी बारिश कम होती है तो सिंचाई के लिए नहर है, हैंड पंप है। अब तो तमाम चीजें आ गई है, लेकिन उस समय लोग क्या करते होंगे? पानी का संचय किया जाता था। मतलब संभवतः वो लोग एक जगह तालाब वालाब बनाए होंगे, पानी का संचय किए होंगे और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई करते रहे होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आज पालते थे। सब कुछ, सभी जानवर पालते थे। तो बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। अब पशु हैं, उनके घर तो खाने के लिए चारा तो चाहिए ही, तो चारागाह भी होता था, पास में तालाब भी होता था जहाँ उनके पशु जाकर पानी पिया करते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। जब सूखा पड़ जाता था तो तालाब का पानी सूख जाता था, तो उनको पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए पढ़ लेते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। इसका सूक्ष्म निरीक्षण गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे, गुजरात में एक जगह है कच्छ, तो कच्छ की बात कर रहा है। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। सभी जगह 2 भागों में विभक्त थे, वहां 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मतलब नगर की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था
वहाँ मैदान भी हुआ करता था खेलने के लिए, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थर में खोदा गया है। पत्थरों पर खोदा गया है, खोद कर लिखा गया है, जो हड़प्पा लिपि है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अभिलेख जो लिखे गए हैं उसको लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी है। खंभात की खाड़ी गुजरात के नीचे है, वहीं पर देखेंगे तो साबरमती नदी है। साबरमती की उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। वो नगर ही ऐसी जगह बसा था जहां से बहुमूल्य वस्तुएं आसानी से मिल जाती थी। कच्ची वस्तु जैसे पत्थर से जब तक गहने न बनाया जाए या फिर कुछ चीजें न बनाई जाए तब तक तो वो कच्चा माल है, तो कच्चा माल आसानी से मिल जाता था इन लोगों को। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह में कई मुहरे, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। मुहरबंदी का मतलब होता है जैसे आपकी ये मुहर हो गई। अगर आप कहीं व्यापार करने जाते हैं तो इस मुहर पर मिट्टी लगाकर इसकी छाप मार दीजिए। जैसे ये बड़ा सा चीज इसमें वो पूरा सामान भर कर ले जा रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये सामान कहाँ का है, हड़प्पा का है कि मोहनजोदड़ो का है? तो ये मुहर जो है इस पे मिट्टी लगा दी जाती थी, चारों तरफ से मिट्टी लगा दी जाती थी। मिट्टी लगाने के बाद इस मुहर को उल्टा करके इस पर छाप दिया जाता था। इसी को कहा जाता था मुहरबंदी। गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप बन जाती थी, तो इसी को कहा जाता था मुहरबंदी। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। अब नाव बंदरगाह पर ही रुकेगी, न कि जाकर हवाई अड्डे पर रुकेगी। तो जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। अब बंदरगाह है, लोथल है, गुजरात में है, तो वहाँ एक बड़ा सा तालाब था। तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता रहा होगा। ये देखिए, ये यहाँ से व्यापार करते रहे होंगे। देखिए लोथल, यही है लोथल बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके यानी वही जिससे माला बनाया जाता है, मनके बनाने का काम होता है। था पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके अध बने हैं, यानी आधा अधूरा। मनके बनाने वाले उपकरण और औजार मनके भी यहाँ से मिले हैं। मुद्रा देख लेते हैं। मुद्रा को ही मुहर कहा जाता है, और मुद्रांकन या मुहरबंदी कैसे की जाती थी। मुहरबंदी अभी हम बताए ना, पूरा मिट्टी लगाकर ऊपर से। देखिए, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके ऊपर मुहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहा जाता था। जो मुहर छप जाता था, मिट्टी लगाने के बाद जब उस पर मारते थे छप जाता था, तो उसी को मुहरबंदी कहा गया। अगर यह छाप टूटी
हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो वो लोग देखिए, जो मिट्टी की छाप देते थे, छोड़ते थे उस पर, अगर उसमें टूट फूट नहीं है, जैसे ये इतना बड़ा छाप दिए हो, चौकोर आकृति का है, वर्गाकार है, तो इसे मिट्टी को पोतकर उसी पे छाप दिए। अगर ये मिट्टी टूट गई, बीच में से कहीं टूट फूट जाती थी, तो वो लोग समझ लेते थे कि इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। अगर ये मिट्टी नहीं टूटती थी तो वो लोग समझ जाते थे कि इस मेरे सामान के साथ बीच रास्ते में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो आज भी मुहरों का उपयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। चलिए अब पढ़ लेते हैं, अब सभ्यता का अंत करते हैं। तो सभ्यता के अंत का रहस्य 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव मतलब उसका अंत कैसे हुआ था। 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीजों का क्या काम। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया।